हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक के ऊपर चर्चा करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक के ऊपर जो हम लोग चर्चा करेंगे, ये टॉपिक बेसिकली क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। मुख्य परीक्षा में इसमें लगभग नहीं के प्रश्न बनते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आपको सिलेबस कवर करना है तो आप एक बार यदि अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जैसे आर एस का मेंस होता है, जहाँ पर 15 शब्द वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 वर्ड वाले। इसी तरीके से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंस होता है, तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 30 वर्ड वाले प्रश्न सब पूछे जाते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक वर्ग में कुछ ऐसे शब्दावली होंगे जो आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यूजफुल होगा। लेकिन मूल रूप से ये जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी है। प्रारंभिक परीक्षा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। और साथ ही साथ क्या है कि मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया पर आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाए, इसके लिए क्या है कि इस टॉपिक का अध्ययन भी ज़रूरी है। तो चलिए आज इस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत से पहले जो प्रत्येक दिन आपको सूचनाएं दी जाती है उसके बारे में हम लोग एक जानकारी ले लेते हैं, फिर आज के क्लास की हम लोग शुरुआत कर लेंगे। तो आपका जो ये यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज है और आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास मिलता है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरा, आपके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन होगा। मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा और उसका आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास लेक्चर उपलब्ध होगा, जिसमें आप अभी हिस्ट्री का कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया का। और मॉडर्न इंडिया के साथ साथ क्या है कि आपके लिए ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी की क्लास भी चलेगी पैरेलल रूप से। और भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का क्लास भी शुरू होगा और निबंध की कक्षाएं भी आपके लिए आयोजित कराई जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम टेबल होता है, क्लास लिंक होता है, क्लास पीडीएफ और सारे करंट अफेयर्स का मटेरियल आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप किसी भी प्रकार का यदि सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर बेशक मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरा क्लास मेरे आमंत्रण क्लासेज ऐप पर जो है सो भी देख सकते हैं, वो भी फ्री है। तो ये ऐप का लिंक है, आप इस लिंक के थ्रू या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फ्री क्लास का जो है सो बेनिफिट उठाइए। और ये टेलीग्राम लिंक जो है सो ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज का जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती मुगल शासक हो जाएगा। उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, ये कब से कब तक का ड्यूरेशन हो जाएगा, तो बेसिकली 1707 से लेके जो 1857 तक का उत्तरवर्ती मुगल शासकों का ड्यूरेशन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इस टॉपिक की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि हम लोग जान लें कि अब तक आधुनिक भारत में हम लोगों ने क्या क्या मूल टॉपिक कवर कर लिया है। तो अब तक जो हम लोगों ने आधुनिक भारत के अंतर्गत मूल टॉपिक कवर किया है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक शामिल है। तो अब तक हम लोगों ने इसमें जो 18वीं सदी का भारत है, 18वीं सदी के भारत के महत्वपूर्ण जो मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा का सेक्शन बनता है 18वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक इतिहास की जो विशेषता थी, राजनीतिक जीवन की विशेषता, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। राजनीतिक जीवन की विशेषता के बारे में ये हम लोग कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार 18वीं सदी के भारत के जो सामाजिक जीवन की विशेषता थी, सोशल लाइफ की जो विशेषता थी, उस सामाजिक जीवन की विशेषता को जान चुके हैं। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के भारत के जो सांस्कृतिक जीवन की विशेषता थी, उस समय की क्या लिमिटेशन थे, उस सांस्कृतिक जीवन की विशेषताओं को हम लोग जान चुके हैं। और पिछले क्लास में आपने 18वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक जीवन की जो मुख्य मूलभूत पहलू थे उसको आप जान चुके हैं। ये ऐसा टॉपिक जो मेंस के दृष्टिकोण से और मॉडर्न इंडिया के साथ साथ आगे के टॉपिक पर
एक अपना हॉलिस्टिक अप्रोच विकसित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम लोग अब चलेंगे तो सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्षेत्रीय राज्य थे 18वीं शताब्दी के उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे हमने सिलेबस के डिस्कशन में आपको बताया था उसी तरीके से आपकी ये क्लास चलेगी। तो अभी तक यदि आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब आएगा वो मेरे लिए बूस्ट होता है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मुझे भी क्या होता है कि मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, लेकिन फिर से अपनी ऊर्जा लगाता हूँ कि नहीं, मुझे फिर से इन लोगों के लिए काम करना है। तो आप ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक वर्ग में जो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रमुख शासकों का एक उत्तरवर्ती मुगल शासक कब कौन शासक हुआ हमें एक बार जान लेना, और फिर देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा शासक महत्वपूर्ण है और किसके बारे में हमें किस तरीके से जानकारी रखनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक में सबसे पहले कौन शासक हो जाएगा? सबसे पहला शासक हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो 1707 से लेके जो 1712 तक का शासनकाल है वो हो जाएगा। इसी प्रकार जो है सो जहादार शाह का शासनकाल हो जाएगा, इसके बाद जहादार शाह हो जाएगा। तो जहादार शाह का अल्पकालीन जो शासनकाल है वो 1712 से लेके कब तक का है? 1713 तक का है। फिर इसके बाद जो है फर्रुख शेर शासक बनता है या बनाया जाता है, देखेंगे हम लोग फर्रुख शेर। तो फर्रुख शेर का जो शासनकाल है 1713 से लेके 1719 तक का जो समय है वो फर्रुख शेर का। फर्रुख शेर के बाद दो छोटे छोटे शासक बनते हैं जिसमें एक का नाम है रफ़ी उद दौला नाम है, एक का नाम है रफ़ी उद दौला और दूसरे का नाम है रफ़ी उद दरजात, इसको कहते हैं रफ़ी उद दरजात। ये दोनों अल्पकालिक शासक है, 4 महीने 6 महीने का शासनकाल है और दोनों ही 1719 में कुछ समय के लिए शासन करते हैं। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल हो जाएगा वो 1719 से लेके जो 1748 तक का ड्यूरेशन है वो मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह के बाद जो है शासक बनता है उसको हम लोग कहते हैं अहमद शाह। तो अहमद शाह का जो शासनकाल है वो कब से कब तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनका अहमद शाह का 1748 से लेके जो 1754 तक का समय है वो अहमद शाह का। फिर आ जाता है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय का शासनकाल है। तो आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल हो जाएगा वो 1754 से लेके 1759 तक। आलमगीर द्वितीय के बाद, आलमगीर द्वितीय के बाद जो शासक बनता है वो कौन हो जाएंगे? तो उनका है नाम शाह आलम द्वितीय। काफ़ी लंबे समय तक उत्तरवर्ती मुगलों में सर्वाधिक लंबा समय इन्हीं का है, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल हो जाएगा वो 1759 से लेके 1806 तक का जो समय है वो शाह आलम द्वितीय का। फिर कौन हो जाएगा? तो अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है, अकबर द्वितीय का, और इनका शासनकाल 1806 से लेके जो 1837 तक का समय है वो। और फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल हो जाएगा जो 1837 से लेके 1857 के विद्रोह तक रहते हैं और उसके बाद उस समय इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ प्रमुख शासकों के बारे में, जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं जो टेक्निकल वर्ड आएगा वो आपके छोटे एग्जाम के जो आरएस के जो एमपी के मेंस होते हैं उसमें काम कर जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक हमें बहादुर शाह के समय के चीज़ों को जानना है, जहादार शाह के समय में कुछ प्रमुख घटनाएं, फिर फर्रुख शेर, इन दोनों शासकों के समय में कोई खास घटनाएं नहीं है क्योंकि अल्पकालीन शासक है।
फिर इन तीनों अहमद शाह के समय में भी जो है सो मोहम्मद शाह के समय में जो है सो प्रमुख घटनाएं होती है वो है। अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय के समय में कुछ खास घटनाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी जानना है। फिर शाह आलम द्वितीय के समय में कुछ प्रमुख घटनाएं होती है, वो हमें जानना है। अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय के बारे में कुछ खास नहीं है, जो आप भी जानते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। तो आइए हम लोग धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये क्रोनोलॉजी जो मैंने आपको बता दिया है, तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे। कई बार स्टेट पीसीएस में शासक को क्रम में सजाने के लिए भी आ जाता है, तो वहां से आप पीटी के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग चलते हैं बहादुर शाह प्रथम को चलेंगे, लेकिन औरंगजेब के अंतिम समय की स्थिति क्या थी उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तो धीरे धीरे हमें समझना क्या हो जाएगा। औरंगजेब के अंतिम समय की जो स्थिति थी वो क्या थी, थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतिम समय की स्थिति, अंतिम समय। तो औरंगजेब के अंतिम समय की जो स्थिति थी और औरंगजेब क्या चाहता था, देखिए औरंगजेब आपको पता ही है कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब शामिल था, और उसमें औरंगजेब ने सबको पराजित करके गद्दी पर अधिकार किया था। तो औरंगजेब सबसे पहले क्या था कि औरंगजेब जब अंतिम समय में था, अहमदाबाद में इसकी, औरंगाबाद में इसकी मृत्यु होती है, तो ठीक उससे पहले यानी अपने मृत्यु से पहले इसने क्या किया था, अपने मृत्यु से पहले, तो अपने मृत्यु से पहले इसने क्या किया था कि ये एक वसीयतनामा तैयार करवाया था, वसीयतनामा तैयार करवाया था, वसीयतनामा तैयार करवाया था। और वसीयतनामा जो ये तैयार करवाया था, इसका मूल प्रयोजन यह था कि यह नहीं चाहता था औरंगजेब कि उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो। यानी कि मूल इस वसीयतनामा का उद्देश्य क्या था कि औरंगजेब अपने पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का क्या था कि जो संभावित उत्तराधिकार का युद्ध था, उत्तराधिकार का युद्ध रोकना चाहता था, वो रोकना चाहता था। और उत्तराधिकार का युद्ध रोकना चाहता था, इसलिए उसने एक वसीयतनामा तैयार किया था। और उस वसीयतनामे में क्या किया था कि अपने पुत्रों के बीच, अपने जो उनके 3 पुत्र थे, अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। अपने पुत्रों के बीच क्या किया था, साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। और ये जो साम्राज्य का विभाजन किया था, इसके अनुसार किसको कौन सा क्षेत्र मिला था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अनुसार जो अपने साम्राज्य का विभाजन किया था, तो औरंगजेब के जो 3 पुत्र थे उसमें एक का नाम था मुअज्जम। तो इस साम्राज्य विभाजन के तहत जो है मुअज्जम को दिल्ली सहित 12 सूबे मिले थे। क्या मिले थे, दिल्ली सहित 12 सूबे, पश्चिमोत्तर भारत के दिल्ली सहित 12 प्रांत इसके जिम्मे आया था। जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम आजम है, तो आजम के जिम्मे भी पश्चिम और दक्षिण के कुछ सूबे आए थे, जिसमें इसके सूबे में शामिल था, इसके जिम्मे आगरा शामिल था। आगरा के अलावा इसके सूबे में मालवा शामिल था। मालवा के अलावा इसके सूबे में जो था वो गुजरात शामिल था, और कुछ दक्कन के प्रांत, गुजरात के साथ कुछ दक्कन का क्षेत्र इसके सूबे में शामिल था, दक्कन। और तीसरा जो पुत्र था औरंगजेब का, उसका नाम क्या था, कामबख्श नाम था, कामबख्श नाम था। तो कामबख्श को जो मिला था वो बेसिकली जो दक्षिण भारत में बीजापुर और हैदराबाद था, तो बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी मिली थी, हैदराबाद की सूबेदारी मिली थी। तो इस तरीके से औरंगजेब अपने मृत्यु के ठीक पहले क्या किया था कि एक वसीयतनामा तैयार किया था। उस वसीयतनामा के तैयार करने का मूल प्रयोजन यह था कि औरंगजेब नहीं चाहता था कि उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो, क्योंकि वह भी उत्तराधिकार का युद्ध करके ही गद्दी प्राप्त किया था। तो उस उत्तराधिकार के युद्ध को टालने के लिए उसने एक वसीयतनामा बनाया था, जिसके तहत उसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को अपने 3 पुत्रों के बीच बांट दिया था, जिसमें मुअज्जम को दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत के 12 प्रांत मिले थे, आजम को आगरा, मालवा और गुजरात सहित कुछ दक्कन का जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो, और कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी मिली थी। लेकिन औरंगजेब के लाख चाहने
और जो ये वसीयतनामा तैयार किया गया था, उसके बावजूद भी इनके तीनों पुत्रों के बीच क्या हुआ था कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसके तीनों पुत्रों के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और इसके तीनों पुत्रों के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ इसके तीनों पुत्रों के बीच, वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से, वो आप ध्यान से देखिए। तो उत्तराधिकार में सबसे पहला जो युद्ध होता है उसको हम लोग कहते हैं जाजाओ का युद्ध या जाजाओ युद्ध कहते हैं, जाजाओ का युद्ध कहते हैं। तो ये जो जाजाओ का युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, तो मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, मुअज्जम और आजम के बीच। और मुअज्जम और आजम के जो बीच हुआ था इसमें किसकी पराजय होती है, तो इसमें आजम की पराजय होती है, आजम की पराजय। और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, आजम की पराजय और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। उसके दो पुत्र भी मारे जाते हैं आजम के। यह युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो यह युद्ध हुआ था 1708 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तो पहला युद्ध जो हुआ था उत्तराधिकार में वो जाजाओ या जाजाओ का युद्ध हुआ था, जो मुअज्जम और आजम के बीच, आजम की पराजय और आजम सहित आजम के दो पुत्रों की मृत्यु होती है, दो पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है दूसरा जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैदराबाद का युद्ध कहते हैं, हैदराबाद का युद्ध, हैदराबाद का युद्ध। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हैदराबाद का युद्ध है ठीक इसके क्या है कि एक वर्ष बाद लगभग 1709 में ये युद्ध हुआ था। और हैदराबाद का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच होगा, चूंकि आजम समाप्त हो चुका है तो मुअज्जम और कामबख्श के बीच यह युद्ध हुआ था, मुअज्जम और कामबख्श के बीच। किसके बीच, मुअज्जम और कामबख्श के बीच। और इसमें किसकी पराजय होती है, तो इसमें जो है कामबख्श की क्या होती है, पराजय होती है, कामबख्श की पराजय। और कुछ दिनों के बाद क्या होती है, कामबख्श की मृत्यु हो जाती है, कामबख्श की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो मुअज्जम है जो जाजाओ का युद्ध जीत चुका था और अब हैदराबाद का युद्ध जीत लेता है, तो मुअज्जम क्या करता है कि अपने आप को बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह घोषित करता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह घोषित करता है, नाम से बादशाह घोषित कर लेता है, बादशाह घोषित। हालांकि यह अपने आप को बादशाह पहले भी घोषित कर चुका था, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय जो वकील था, जो औरंगजेब का वकील था, उसने संभावित उत्तराधिकार के युद्ध को टालने के लिए क्या किया था कि आजम को शासक घोषित कर दिया था, आजम को शासक घोषित कर दिया था। तो आजम को शासक घोषित कर दें, चूंकि वो दिल्ली के नज़दीक था तो उसको घोषित कर दिया था। जैसे ही ये मुअज्जम को पता चलता है तो वो लाहौर से चलता है और लाहौर के निकट ही एक शाहदौला नामक पुल के पास क्या करता है, वो किस जगह पर, शाहदौला नामक पुल के स्थान पर, ये याद रखेंगे, जगह का नाम याद रखेंगे, शाहदौला नामक पुल के स्थान पर वो अपने आप को राजा घोषित कर चुका था। ये आप ध्यान में रखेंगे, राजा घोषित कर चुका था। उसके बाद जो है सो मुअज्जम और आजम के बीच जो है वो संघर्ष हुआ था। और बादशाह जब बनता है तो बहादुर शाह बादशाह बनने का, इसके बाद ये विधिवत रूप से राजा बनता है, बादशाह बनता है हैदराबाद के युद्ध के बाद। तो बादशाह बनने के बाद क्या होता है, बनने के बाद, तो बादशाह बनने के बाद जो बहादुर शाह प्रथम है ये क्या करता है, असद खान को अपना वजीर बनाता है। किसको, तो असद खान को या असद खां को क्या बनाता है, अपना मुगल शासक का वजीर बनाता है। और उसको जो है वकील मुतलक की उपाधि देता है वजीर। और इसको उपाधि किस चीज़ की मिलती है, तो वकील ए मुतलक की इसे उपाधि देता है, वकील मुतलक की। और दूसरा जो है जुल्फिकार खां जो था, जुल्फिकार को जो है सो ये क्या करता है कि जुल्फिकार को जो है मीर बख्शी, जो सैन्य प्रमुख का पद होता था, मीर बख्शी का पद देता है, मीर बख्शी का पद। और इसके बाद अपने शासन की शुरुआत करता है।
तो अब जो इसके शासन की नीति है वो किस तरीके से चलता है, तो वो आप ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ से क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा एरिया है जो आप समझेंगे अच्छे से, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बहादुर शाह की जो शासकीय नीति थी वो किस प्रकार से नीति थी, शासकीय नीति, वो आपको ध्यान में रखना है। शासकीय नीति, तो बहादुर शाह की जो शासकीय नीति थी इसका जो निचोड़ निकलता है वो क्या था कि बहादुर शाह की नीति को हम लोग कहते हैं यह एक प्रकार का समझौतावादी नीति था। समझौतावादी नीति था। समझौतावादी के साथ साथ क्या था कि बहादुर शाह ने मेल मिलाप की नीति पर बल दिया था। मेल मिलाप की नीति यानी कि युद्धों के बजाय इसने मेल मिलाप, समझौतावादी नीति, और समझौतावादी के साथ साथ क्या है कि इसने उदार नीति का पालन किया था। उदार नीति का पालन किया था। कुछ कूटनीति का भी सहारा लिया था इसने, और कुछ कूटनीति का, खासकर मराठों के संदर्भ में कूटनीति का सहारा, कूटनीति का सहारा। तो इस तरीके से बहादुर शाह प्रथम ने जो नीति अपनाई थी वो क्या थी कि एक तरीके से युद्धों के स्थान पर इसने इस 4 नीति को फॉलो किया था। समझौतावादी रुख अपनाया था, मेल मिलाप की नीति अपनाया था, उदार नीति अपनाया था, कूटनीति। कूटनीति खासकर आप देखेंगे कि ये जो कूटनीति अपनाता है किसके संदर्भ में, तो मराठों के संदर्भ में ये कूटनीति अपनाता है। और मेल मिलाप की जो नीति होती है वो स्थानीय हिंदू शासक के साथ होता है। स्थानीय हिंदू शासक के साथ, स्थानीय हिंदू शासक के साथ होता है, स्थानीय हिंदू शासक के साथ। इसी तरीके से उदार नीति भी और कुछ समझौतावादी नीति जो है वो इस तरीके से अपनाता है। तो किस तरीके से, किसके साथ, तो उस समय जो प्रमुख स्थानीय शासक वर्ग थे, हिंदू शासक वर्ग थे, उसमें कौन कौन से थे और किस किस के साथ। तो सबसे पहले क्या है कि जो कुछ प्रमुख राजपूत शासक वर्ग थे, राजपूतों के साथ, राजपूतों के साथ। तो राजपूतों के साथ प्रारंभ में थोड़ा सा इसने क्या किया था, आक्रामक रुख अपनाया था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने क्या किया, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति और समझौतावादी मेल मिलाप की नीति पर चले थे। मेल मिलाप की नीति पर उस समय जो मारवाड़ के जो शासक थे और जो आमेर के सवाई जय सिंह, 2 प्रमुख राजपूत शासक थे, इन दोनों के साथ इन्होंने क्या किया था, मेल मिलाप की नीति अपना ली थी। इसी प्रकार दूसरा जो उस समय शासक वर्ग थे वो कौन थे, तो जाट थे। तो जाटों के साथ जो था इन्होंने फिर से क्या किया था, जो जाट शासक थे भरतपुर के, उनके साथ भी मेल मिलाप और मैत्री नीति पर जोर दिया था। तीसरा इसी तरह से जो बुंदेला शासक था उस समय, छत्रसाल नाम था, बुंदेला शासक। तो बुंदेला शासक के साथ भी क्या है, बुंदेला शासक के साथ मेल मिलाप की नीति पर चलते हैं। और जो चौथा उस समय के शासक थे सिख शासक। तो सिख के संदर्भ में आप देखेंगे सिख के साथ, तो सिख के साथ 2 परिस्थितियां आपको दिखाई देगी। सिख के साथ प्रारंभ में जो है सो मेल मिलाप की नीति है। प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में मेल मिलाप की नीति है, मैत्री की नीति है, मेल मिलाप की नीति। और प्रारंभ में मेल मिलाप की नीति है, इसका कारण ये भी था कि इस समय जो सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में बादशाह का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था। किनका, गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था। और गुरु गोविंद सिंह ने जो साथ दिया था तो इसके कारण गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। 5000 का मनसब बहादुर शाह ने दिया था, 5000 का मनसब दिया था। तो प्रारंभ में क्या होता है कि सिखों के साथ बहादुर शाह का मेल मिलाप और मैत्री नीति ही रहता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह उसमें सिखों के नेतृत्व करता थे और उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का सहयोग किया था। और उस सहयोग के फलस्वरूप उन्होंने मैत्री की नीति और 5000 का मनसब भी दिया था। लेकिन सिखों के बाद जो है सो दमनकारी नीति अपनाता है। कब, तो सिखों के बाद थोड़ा सा आगे चलकर दमनकारी नीति का अनुसरण करता है, दमनकारी नीति का। तो दमनकारी नीति का कब अनुसरण करता है, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। गुरु गोविंद सिंह
की मृत्यु के बाद, आप सभी को पता होनी चाहिए मृत्यु के बाद, कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या था। वैसे गुरु की पदवी समाप्त कर दी गई थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या था कि बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाल लिया था। किसने? बंदा बहादुर ने। और बंदा बहादुर ने जो सिखों का नेतृत्व संभाल लिया था, इस बंदा बहादुर ने क्या किया था, मुगल विरोधी नीति अपना लिया था। मुगल विरोधी नीति, जो पंजाब और उस समय जो मुगल फौजदार सब होते, गवर्नर, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने लगे थे। तो बंदा बहादुर जो आए थे सिखों के नए नेतृत्वकर्ता, इन्होंने मुगल विरोधी नीति अपना ली थी। इसलिए जो बहादुर शाह है उसको भी सिखों के प्रति यानी बंदा बहादुर के प्रति दमन की नीति अपनानी पड़ी थी। तो चौथा और पांचवा जो इस समय के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन थे? मराठों के साथ। तो मराठों के साथ जो है एक कूटनीति का कार्य करते हैं। मराठों के साथ भी दोनों तरीके का। एक तो मराठों के साथ क्या है कि आप जो देखेंगे कि मेल मिलाप की नीति पर ही चलते हैं, मेल मिलाप की नीति पर। किस पर? मेल मिलाप की नीति। लेकिन मेल मिलाप की नीति के साथ साथ इसमें क्या है कि कूटनीति का भी सहारा लेते हैं। कूटनीति का सहारा, दोनों पर चलते हैं कूटनीति का सहारा। अब ये मेल मिलाप और कूटनीति का सहारा कैसे? तो आप देखेंगे कि मुगलों के कैद में संभाजी की हत्या के बाद क्या था, औरंगजेब के समय में 1689 में क्या होता है, सभी को पता होगा आप लोगों को कि औरंगजेब के समय में क्या हुआ था। औरंगजेब के समय में, तो औरंगजेब के समय में क्या हुआ था कि 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। संभाजी की हत्या, और संभाजी की हत्या के साथ साथ इनके पुत्र शाहू और शाहू की माता को कैद कर लिया गया था। और यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि 1689 से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक और बहादुर शाह के शासक बनने तक, बहादुर शाह प्रथम के शासक बनने तक, शाहू और उनकी माता जो थे मुगलों के कैद में थे। तो यहाँ पर, और इस समय जब तक ये कैद में थे तब तक मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इनके कैद में होने के कारण इस समय मराठों का नेतृत्व कर रहे थे। इस समय मराठों का नेतृत्व कुछ समय के लिए किसके हाथ में रहा? तो कुछ समय के लिए रहा था राजा राम के हाथों में। राजा राम के हाथों में। और राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा जो ताराबाई थी, ताराबाई जो थी वो मराठों का नेतृत्व कर रही थी, मराठा प्रतिनिधि का प्रधान थी वो एक तरीके से। तो जब बहादुर शाह शासक बनता है तो उस समय मराठों का नेतृत्व किनके हाथों में? ताराबाई के हाथों में। अब इस कूटनीति के तहत क्या करता है कि सबसे पहले ये क्या करते हैं कि मुगल के कैद से शाहू और उसकी माता को रिहा कर दिया गया। शाहू एवं उसकी माता को क्या करता है? शाहू एवं उसकी माता को रिहा कर दिया गया। शाहू और उसकी माता को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया गया। और रिहा तो कर दिया, लेकिन शाहू को क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर क्या कि शाहू को विधिवत राजा नहीं माना। शाहू को क्या किया? शाहू को विधिवत राजा नहीं माना। और साथ ही साथ शाहू को जो है सो दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार नहीं दिया। दक्कन में इनको चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार नहीं दिया। चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार, राइट नहीं दिया, वसूलने का अधिकार नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें कूटनीति क्या है, तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए सुनना होगा। तो सबसे पहले ये था कि 1689 में संभाजी की हत्या करता है औरंगजेब, और संभाजी की मृत्यु के बाद क्या होता है? शाहू और उनकी माता को कैद कर लेता है।
उस समय से लेके बहादुर शाह प्रथम के शासक बनने तक क्या है कि साहू और उनकी माता मुगलों के कैद में है। और उस समय जिस समय साहू और उनकी माता मुगलों को कैद में है, तो 1689 से लेके यानी कि 1689 से लेके 1707 तक जो मराठा नेतृत्व है किसके हाथ में, पहले राजा राम के और उसके बाद उनकी विधवा ताराबाई के हाथों में। अब इसमें ये क्या करते हैं कि मराठों को आपस में लड़ाने के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि ताराबाई जो है सो राज्य का नेतृत्व कर रही है, लेकिन शिवाजी के राज्य का वास्तविक ऑनर कौन है, साहू है। संभाजी का पुत्र जो है शाहू है, क्योंकि संभाजी शिवाजी के पुत्र थे तो साहू उसका वास्तविक ऑनर है। तो जानबूझकर किया गया कि यदि साहू को रिहा करेंगे तो क्या होगा कि मराठा राज्य के लिए दोनों में संघर्ष होगा। मराठा राज्य के लिए क्या होगा, मराठा राज्य के लिए दोनों में संघर्ष, मराठा राज्य के लिए दोनों में संघर्ष। किसमें संघर्ष, तो साहू में और ताराबाई में, दोनों में संघर्ष। और आगे चलकर इसका अंदाजा सही भी निकलता है और होता है, शाहू भर से ताराबाई युद्ध होगा, यह सोचकर निकाला था। और जब ये युद्ध होगा तो क्या होगा, मराठा साम्राज्य कमजोर होगा। मराठा साम्राज्य क्या होगा, कमजोर होगा। मराठा साम्राज्य कमजोर होगा। और यदि मराठा कमजोर पड़ते हैं तो इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ जो है मुगल को मिलेगा, इसका लाभ मुगल को। तो इसी कूटनीति के तहत क्या किया था, इन्होंने साहू को रिहा कर दिया था। विधिवत राजा नहीं माना और ना ही दक्कन, क्योंकि विधिवत राजा मान लेता तो फिर ताराबाई से संघर्ष की कोई स्थिति नहीं बनती। चौथ सरदेशमुखी का अधिकार देने करता है कि आप उसको ऑनर मान लिया और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया था कि दोनों आपस में लड़े, साहू और ताराबाई, मराठा साम्राज्य कमजोर हो और मुगल को इसका फायदा मिले, इसी को ध्यान में रखकर इसने ये काम उठाया था। तो ये इसकी जो है नीति। इसके अलावा जो है जैसे आपको बता दिया कि इसके अलावा इसको समय में क्या है कि इसे एक उपाधि प्राप्त थी। अब अन्य जो फैक्ट इसके बारे में, तो इसकी जो उपाधि थी वो सभी जानते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाहे बेखबर के नाम से, शाहे बेखबर के नाम से। शाहे बेखबर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका कारण मूल रूप से ये था कि इसका कारण मूल रूप से क्या था कि ये शाहे बेखबर के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये ओहदा, जिसको आप पदवी कहते हैं, ओहदा या पदवी का अंधाधुंध वितरण किया था। ओहदा या पदवी का वितरण, और ओहदा और पदवी के वितरण के साथ साथ इसने जागीर का भी काफी वितरण किया था। जागीर का वितरण, जागीर का अंधाधुंध वितरण किया था, अंधाधुंध वितरण किया था। और राज्य की स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखे हुए, राज्य की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति राज्य की क्या है, तो राज्य की स्थिति को ध्यान में ना रखकर, राज्य की स्थिति को ध्यान में न रखकर इसने यह कदम उठाया था। ओहदा का अंधाधुंध वितरण किया था, जागीरों का अंधाधुंध वितरण किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो ये जहादर शाह का जो है शासनकाल, और इसके शासनकाल में मंदिरों को भी कोई नष्ट करने की कोई घटनाएं हमें दिखाई नहीं देती है। बहादुर शाह प्रथम के समय में कोई भी घटनाएं नहीं दिखाई देती है। अगला जो शासक है वो कौन हो जाएगा, तो उत्तरवर्ती मुगल में जो अगला शासक है वो हो जाएगा जहादार शाह। तो जहादार शाह का जो शासनकाल है, सभी जानते हैं कि जहादार शाह का जो शासनकाल है वो ये बहुत ही अल्पकाल का शासनकाल है, जो आपको ने पहले भी चार्ट में दिखाया है कि 1 वर्ष का लगभग शासनकाल है जहादार शाह का। तो जहादार शाह का जो शासन होता है तो इसके लिए भी इसको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ता है। तो बहादुर शाह के क्या थे, 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के क्या थे, बहादुर शाह के 4 पुत्र, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। तो जिस तरीके से औरंगजेब के 3 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक उसी तरीके से बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों के बीच क्या हुआ था, उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। उत्तराधिकार का संघर्ष।
और ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था इनके 4 पुत्रों के बीच, इसमें किसका क्या नाम था? तो एक पुत्र का नाम था इसमें जहांदार शाह, जो आगे शासक बनेगा। एक पुत्र का क्या नाम है? जहांदार शाह। दूसरे पुत्र का क्या नाम है? तो अजीम उस शान था, अजीम उस शान। दूसरे पुत्र का क्या नाम है? अजीम उस शान। तीसरे पुत्र का क्या नाम है? तो जहान शाह नाम है, या जहां शाह नाम था। और चौथा जिसका पुत्र था उसका क्या नाम था? तो रफी उस शान नाम था, रफी उस शान। तो इस 4 पुत्रों के बीच जो है वो क्या होता है? उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में किसको सफलता मिलती है? तो जहांदार शाह को सफलता मिलती है। किसको मिलती है? जहांदार को सफलता मिलती है। उत्तराधिकार के संघर्ष में किसको मिलती है? जहांदार को सफलता। लेकिन जहांदार को जो ये सफलता मिलती है किसकी सहायता से? तो जहांदार को यह सफलता मिलती है जुल्फिकार खां की सहायता से, जुल्फिकार खां की सहायता से। तो जुल्फिकार खां की सहायता से चूंकि यह शासक बना था, तो जुल्फिकार खां को इसने क्या किया था कि मुगल बादशाह का वजीर यानी अपना वजीर बनाया था। तो इसको कौन सा पद दिया था? तो वजीर का पद दिया था। इससे पहले इसके पास कौन सा पद था बहादुर शाह प्रथम के समय में? मीर बख्शी का पद, जो सैन्य प्रमुख का पद होता था। अब इसके काल में चूंकि शासक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है और इसको कौन सा पद दिया जाता है? वजीर का पद दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जहांदार शाह के समय में जो निर्णय होता था, इसके सभी निर्णय में जुल्फिकार खां की मुख्य भूमिका होती थी। जो भी इसके समय में निर्णय लिया गया था, जो भी होता था, इस निर्णय में सबसे प्रमुख रोल कौन प्ले करता था? तो इस निर्णय में सबसे प्रमुख रोल जो है वो जुल्फिकार खां ही प्ले करता था। जहांदार शाह केवल एक नाम मात्र का आप कह सकते हो शासक था। तो जहांदार शाह के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या क्या है, वो आपको ध्यान से याद रखना। प्रमुख घटनाएं। तो जहांदार शाह के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इसने भी कुछ क्या किया था कि बहादुर शाह प्रथम के समय की जो पॉलिसी थी उसको अपनाया था। इसने भी क्या किया था कि स्थानीय हिंदू शासक के साथ लगभग मेल मिलाप की नीति अपनाया था। मेल मिलाप की नीति पर चला था, मेल मिलाप की नीति पर। और मेल मिलाप के साथ साथ इसने भी कुछ, जैसे मैंने पहले कहा बहादुर शाह प्रथम की तरह, तो उदारवादी नीति का पालन किया था, उदारवादी। और उदारवादी के साथ साथ यह भी किया था कि कुछ समझौता वादी नीति पर भी चला था, समझौतावादी नीति पर। केवल इसने भी देखेंगे सिखों के प्रति जो है दमनकारी नीति अपनाई थी। तो इस नीति के तहत क्या था कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इस समय के 2 प्रमुख राजपूत शासक थे, राजपूत, तो 2 प्रमुख जो राजपूत शासक थे उसमें कौन थे? एक आमेर के शासक थे। आमेर के कौन थे? आमेर के जयसिंह थे। आमेर के जयसिंह। तो आमेर के जो जयसिंह थे, इनको मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। इनको क्या दिया गया? मिर्जा राजा सवाई। तब हम लोग इसको सवाई जयसिंह भी कहते हैं। मिर्जा राजा सवाई की पदवी बख्शी गई। और मिर्जा राजा सजाई की पदवी के साथ साथ इनको मालवा का सूबेदार बनाया गया, मालवा का सूबेदार बना दिया गया। और दूसरे जो उस समय प्रमुख राजपूत शासक थे वो कौन थे? तो मारवाड़ के अजीत सिंह थे। मारवाड़ के अजीत सिंह। तो मारवाड़ के अजीत सिंह को भी एक टाइटल दिया गया। अजीत सिंह को इन्होंने महाराजा की पदवी दी, महाराजा की पदवी। और साथ ही साथ इनको जो है गुजरात की सूबेदारी दी, गुजरात की सूबेदारी। तो इन दोनों के साथ जो है मेल मिलाप और उपाधि और समझौतेवादी नीति पर चले थे। दूसरा क्या हुआ कि मराठों के साथ जो है ये एक बार फिर से मराठों के साथ उदारवादी और समझौतेवादी रुख पर चलते थे। मराठों के साथ क्या है कि मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार देते हैं। दक्कन में मराठों को चौथ वसूलने का, चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार दिया, सरदेशमुखी का। ये दोनों एक प्रकार के कर होते थे। सरदेशमुखी का अधिकार दिया, राइट दिया।
लेकिन ये जो दोनों अधिकार दिया था, इसमें एक क्लाउज लगा दिया था कि ये जो चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार होगा, इसकी वसूली मराठे नहीं करेंगे, इसकी वसूली मराठे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बराही जो है सो कठोर तरीके से वसूलते थे। इसकी वसूली मराठे नहीं करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि इसकी वसूली मराठे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो इसके अनुसार क्या था कि इन्होंने जो राइट दिया था उसके अनुसार था कि इस चौथ और सरदेशमुखी की वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और वो मराठों को दे देंगे। मुगल अधिकारी करेंगे, मुगल जो गवर्नर होंगे वहाँ के मुगल अधिकारी करेंगे, ये इसमें शामिल था। मुगल अधिकारी करेंगे और मराठों को दे दिया जाएगा। और किसको दे दिया जाएगा? और मराठों को दे दिया जाएगा। तो मराठों के साथ भी ये क्या है कि एक समझौतावादी नीति पर चलते हैं। इसी तरीके से इस समय जो तीन और स्थानीय शासक थे जहांगीर शाह के समय में, तो जैसे जाट थे, जाट, तो जो भरतपुर के जाट थे इनके साथ भी मेल मिलाप की नीति पर चलते हैं। इनके साथ भी किस पर? तो मेल मिलाप और मैत्रीपूर्ण की नीति पर। इसी प्रकार जो बुंदेला सरदार था, छत्रसाल, बुंदेला सरदार कौन थे? छत्रसाल। तो छत्रसाल के साथ जो है किसके साथ? मेल मिलाप की नीति। केवल जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये चौथा, पांचवा जिस समय प्रमुख शासक था सिख। सिख किसके नेतृत्व में थे इस समय? तो बंदा के नेतृत्व में। तो सिखों के खिलाफ केवल क्या होता है? दमनकारी नीति अपनाई जाती है। दमनकारी नीति इसके खिलाफ अपनाई जाती है, दमनकारी, क्योंकि बंदा ने मुगल विरोध की नीति को अपना लिया था और पंजाब हरियाणा सब में क्या क्या था? मुगल गवर्नर को परेशान करना शुरू कर दिया था। इसलिए सिखों के प्रति जिस तरीके से लास्ट में बहादुर शाह की पॉलिसी थी उसी तरीके से कुल मिलाकर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीति के तौर पर यह बहादुर शाह जैसी नीति का ही अनुसरण करता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके समय जो कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए थे वो आपको ध्यान में रखना। प्रशासनिक सुधार के कार्य भी इसके समय हुए थे जुल्फिकार खां के द्वारा। तो जो प्रशासनिक सुधार हुए थे उसमें सबसे पहले क्या था कि इसने क्या किया था कि पदवी के वितरण जो बहादुर शाह करते थे ना, पदवी और ओहदा के अंधाधुंध वितरण पर रोक लगा दिया। पदवी और ओहदा के साथ साथ क्या किया था? जागीर वितरण पर रोक लगा दिया। जागीर वितरण पर क्या किया इसने? रोक लगा दिया, जागीर वितरण पर रोक। दूसरा इसने क्या किया था कि इसके समय में कुछ समय के लिए जजिया को खत्म कर दिया गया था। जजिया कर को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। हालांकि फिर से इसका जिक्र मिलेगा, फारूक शेर के समय में भी ये समाप्त होता है। इसका अर्थ है कि लास्ट टर्म में फिर से लगा दिया गया होगा। तीसरा इसके समय में आप देखेंगे कि इसने मनसबदारों को अधिक संख्या में फौज रखने के लिए प्रेरित किया, मजबूर भी किया। मनसबदारों को अधिक संख्या में, मनसबदारों को किसमें? तो मनसबदारों को अधिक संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया। फौज रखने के लिए, सेना रखने के लिए क्या किया? फौज रखने के लिए इन्हें मजबूर किया, फौज रखने के लिए मजबूर किया। तो ये भी कोशिश करता है कुछ इस तरीके से कि सैन्य सुधार हो, सेना की स्थिति मजबूत हो। और चौथा इसके समय में जो एक अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली प्रथा होती है वो क्या था कि इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया। इसके समय इजारेदारी प्रथा को, ये जो इजारेदारी प्रथा थी एक तरीके से क्या थी? ठेकेदारी प्रथा थी। तो ये क्या था? लगान वसूल करने की प्रथा थी जिसमें किसानों का अधिक दमन हुआ था। क्योंकि ये था क्या कि जो मनसबदार होता था, सरकार ने ठेका उच्च बोली लगाने वालों को दे दिया। अब वो किसानों को उत्पीड़ित करेगा, अपने लिए वसूलेगा, मनसबदार के लिए वसूलेगा, शासक को जाएगा। तो इसके समय में एक गलत प्रथा, इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा मिला था, इजारेदारी प्रथा को। तो ये आपको 15 शब्द में, या जो 15 शब्द में पूछा जा सकता है मेंस में कि इजारेदारी प्रथा क्या था, ये इजारेदारी प्रथा क्या होती है। ये
और इसमें एक नोट करके लिख लेंगे इसके समय में कि इसको जो है क्या कहा जाता था, जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख शासक कहा जाता था, लंपट मूर्ख शासक के नाम से इसे जाना जाता था। जैसे बहादुर शाह प्रथम की टाइटल शाही बेखबर, ठीक उसी तरीके से लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। और इसका एक लाल कुंवर नामक वेश्या के साथ जो है संबंधों की जिक्र मिलती है। लाल कुंवर नामक वेश्या के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। ये कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछ देगा। तो ये देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअली हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से यदि आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी आप मॉडर्न इंडिया को नहीं भूलेंगे। तो ये प्रमुख घटनाएं हो जाएंगी किसके समय की, जहांदार शाह के समय की। जहांदार शाह के बाद जो तीसरा मुगल शासक बनता उत्तरवर्ती समय में, वो कौन सा शासक है, तो सभी जानते हैं कि वो कौन है, फर्रुखसियर है। तो फर्रुखसियर जो शासक बनता है ये किसकी सहायता से, तो फर्रुखसियर जो शासक बनता है यह सैयद बंधु की सहायता से शासक बनता है। किसकी सहायता से, सैयद बंधु की सहायता से। आगे चलकर इनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। सैयद बंधु की सहायता से। और सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है, इनको भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला कहा जाता है। राजा बनाने वाला, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तरवर्ती मुगल काल में 4 शासकों को गद्दी पर बैठाया था। राजा बनाने वाला कहा जाता है। किसको किसको बैठाया, तो आप देख लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं किसने फर्रुखसियर को गद्दी दिलाने में सहायता की थी, फर्रुखसियर के बाद जो 2 अल्पकालीन शासक है, जिसमें एक है रफी उद दौला को शासक बनाता है। रफी उद दौला के साथ साथ इसके बाद किसको बनाता है, रफी उद दरजात को बनाता है। और रफी उद दरजात के बाद आप देखें कि मोहम्मद शाह रंगीला को ये शासक बनाता है, मोहम्मद शाह को। तो 4 शासक को उत्तरवर्ती मुगल काल में गद्दी पर ये बैठाते हैं, इसलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, राजा बनाने वाला। और सैयद बंधु में जो थे ना, ये 2 भाई थे। इसमें एक थे जिसका नाम था हुसैन अली। 2 भाई थे इसमें, एक का नाम क्या था, हुसैन अली, और दूसरे का नाम क्या था, हुसैन अली, और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और दूसरे का नाम क्या था, अब्दुल्ला खां। तो इन दोनों की सहायता से जो है वो क्या हुआ था, ये शासक बना था। क्योंकि उस समय भी उत्तरा फर्रुखसियर के समय में गद्दी पर बैठने के समय में भी कुछ संघर्ष की जानकारी मिलती है। और संघर्ष की जानकारी के बाद फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो दिल्ली में नहीं हुआ था, बल्कि इसका राज्याभिषेक उस समय, क्योंकि ये बिहार का सूबेदार था, तो पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ था। पटना में क्या हुआ था, राज्याभिषेक। तो इसका दिल्ली के बाहर जो है राज्याभिषेक हुआ था। और इसलिए क्योंकि ये उस समय बिहार के सूबेदार के पद पर था। सैयद बंधु इलाहाबाद में जो थे से मुगल गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे। ये दोनों कहाँ पर थे, ये दोनों इलाहाबाद के क्षेत्र में मुगल गवर्नर के रूप में, इलाहाबाद प्रांत में मुगल गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे। ये आप ध्यान से रखेंगे। तो सैयद बंधु की सहायता से जब ये शासक बनता है तो दोनों को क्या करता है, पदवी देता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो सैयद अब्दुल्ला खां था, तो सैयद अब्दुल्ला खां को इसने कौन सी पदवी दी, वजीर की पदवी दी थी। मुगल बादशाह का इसको वजीर बनाया। और वजीर के साथ साथ इसको एक उपाधि बख्शी। उस उपाधि का नाम है कुतुब उल मुल्क। कुतुब उल मुल्क की इसे उपाधि दी थी, कुतुब उल मुल्क। तो ये टाइटल सब एग्जाम में पूछेगा कि क्या टाइटल था, किसने इसको दिया था, तो कुतुब उल मुल्क की उपाधि दी थी। और हुसैन अली को इसने क्या किया था, जो दूसरा भाई था हुसैन अली को मीर बख्शी का, सैन्य प्रमुख का पद दिया था, मीर बख्शी का पद। और मीर बख्शी का पद दिया था तो हुसैन अली को भी एक उपाधि दी थी जो था अमीर उल उमरा। किसकी उपाधि दी थी इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा की उपाधि। तो क्या होता है कि जो अभी हम लोगों ने देखा है कि जहांदार शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है, फिर से एक बार उत्तराधिकार का संघर्ष होता है गद्दी के लिए।
और इस समय फर्रुख शेर क्या था कि बिहार के सूबेदार के रूप में था। तो फर्रुख शेर जो है सैयद बंधु की सहायता से जो है सो शासक बनता है, और शासक बनने के बाद ये पटना में ही अपना राज्याभिषेक कराता है। सैयद बंधु इस समय कहाँ पर है, तो इलाहाबाद प्रांत में गवर्नर के रूप में है वो। तो इसमें जब ये शासक बनता है तो हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद और साथ ही साथ एक उपाधि देता है जो कहते हैं अमीर उल उमरा की उपाधि देता है, और अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और वजीर के साथ साथ इसे भी एक उपाधि बख्शा जिसको कहते हैं कुतुब उल मुल्क। अब यहाँ से क्या है कि मुगल जो राजवंश है उसमें आप देख रहे हैं कि 4 शासक को, और नीति निर्माण में या जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी उस समय फर्रुख शेर की जो होती थी प्रमुख भूमिका, फर्रुख शेर के समय में सैयद बंधुओं की प्रमुख भूमिका होती थी। तो इसके समय में फर्रुख शेर के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। प्रमुख घटनाएं इसके समय की क्या है, प्रमुख घटनाएं। तो इसके समय की जो सबसे प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या है कि 1715 में क्या है कि बंदा को पकड़ लिया जाता है। बंदा बहादुर को क्या कर लिया जाता है, चूंकि ये मुगल विरोधी नीति पर चल रहे थे तो बंदा बहादुर को क्या किया जाता है, बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, गिरफ्तार और फांसी की सजा इसको दे दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है, फांसी की सजा। यानी कि सिखों का जो प्रतिरोध बंदा बहादुर के नेतृत्व में चल रहा था वो फर्रुख शेर के समय क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फर्रुख शेर के समय समाप्त हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है फर्रुख शेर के समय में क्या होता है, फर्रुख शेर के समय में इसके समय की जो अन्य घटनाएं, जैसे इसके समय में एक बार फिर से क्या होता है कि तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया जाता है। तीर्थ यात्रा कर क्या किया जाता है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया जाता है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ ये समाप्त नहीं होगा। फिर से क्या होता है कि इसके समय में भी जजिया कर को क्या किया जाता है, जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है, जजिया कर को समाप्त। लेकिन फाइनल जो जजिया कर समाप्त होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में होता है। अब फर्रुख शेर के समय में क्या होता है कि सैयद बंधु का क्या हो रहा था कि दरबार में प्रभाव बढ़ गया था। सैयद बंधु का क्या है कि सैयद बंधु का प्रभाव बढ़ रहा था, मुगल दरबार में सैयद बंधु का प्रभाव बढ़ रहा था। जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव बढ़ेगा भी, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक भाई वजीर के पद पर है और दूसरा भाई जो है मीर बख्शी के पद पर है। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि फर्रुख शेर भी थोड़ा सा, जो बादशाह था फर्रुख शेर भी थोड़ा सा परेशान चलने लगा था। फर्रुख शेर भी क्या था कि परेशान था कि उसका नीति निर्माण में किसी में कुछ योगदान नहीं रह गया था, केवल वो हस्ताक्षर करने वाली स्थिति आ गई थी। और इसी के कारण क्या होता है कि फर्रुख शेर के विरुद्ध सैयद बंधु के विरुद्ध क्या होता है कि दरबारी गुटबंदी होने लगती है, दरबारी गुटबंदी होने लगती है। जैसे जैसे इसकी मजबूत स्थिति बनने लगती है दरबारी गुटबंदी होने लगती है। और जाहिर सी बात है कि ये सैयद बंधु चूंकि हिंदुस्तानी मुसलमान दल का नेतृत्व कर रहे थे तो इन दोनों के खिलाफ जो है खासकर जो ईरानी दल है, ईरानी दल और जो तुरानी दल के मुसलमान थे, तुरानी दल, ये दोनों जो है इनके विरोध सक्रिय होने लगे थे। तो ये जो दरबारी षड्यंत्र चल रहा था तो इन्होंने क्या किया, मुगल दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए और अपने विरोधियों का दमन करने के लिए सैयद बंधु ने क्या किया, मराठों के साथ एक समझौता किया। मराठों के साथ क्या किया, मराठों के साथ समझौता, अपनी इस समझौता। तो इस समझौते का मूल उद्देश्य क्या था, जो फर्रुख शेर के समय में ये समझौता होता है लेकिन ये समझौता कौन करता है, सैयद बंधु करता है। इस समझौते का मूल उद्देश्य क्या था कि विरोधियों को जो है ना एक मैसेज देना, या विरोधियों को कमजोर करना, विरोधियों को क्या करना, कमजोर करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी होगी कमजोर करना, और साथ ही साथ विरोधी को कमजोर करना और मुगल दरबार में क्या करना, मुगल दरबार में
अपनी स्थिति को मजबूत करना, अपनी स्थिति को क्या करना, अपनी स्थिति को मजबूत करना। और इन्हीं दोनों को लक्ष्य लेकर क्या किया गया था कि फर्रुखसियर के समय में सैयद बंधु ने मराठों के साथ क्या किया था, समझौता किया था। ये जो समझौता किया था इसमें क्या था कि बेसिकली कि मराठों को दक्कन में अब चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया गया। मराठों को क्या हुआ, मराठों को दक्कन में क्या हुआ, मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया। सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार, खासकर जो वसूलने का अधिकार, ये जो अधिकार दिया था 6 मुगल प्रांतों से दिया था, अधिकार दिया। और भी कुछ इसमें शामिल था, लेकिन ये आपको याद रखना। और इसके बदले में क्या था, तो उस समय के जो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, तो मराठों ने कहा कि हम आपको 15,000 घुड़सवार सैनिक मदद के लिए देंगे। मराठों ने 15,000 घुड़सवार सैनिक जो है, घुड़सवार सैनिक सहायता देने का वचन दिया, घुड़सवार सैनिक की सहायता। तो इस तरीके से जो है ये संधियां हुई थी। और देखो अब यहाँ से एक चीज और याद रखेंगे कि मराठों का मुगल दरबार में एंट्री हो जाता है, क्योंकि 15 मराठे भी चाहते थे कि उनको मुगलों के क्षेत्र में एंट्री करने का अवसर मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एक साम्राज्य विस्तार हो। और यहाँ से जिनकी एंट्री होती है, आगे चलकर धीरे धीरे ये मराठे जो है मुगल क्षेत्र में उलझते जाएंगे, और इनकी जो साम्राज्य विस्तार की लिप्सा थी और जो इनकी नीति होगी, आगे चलकर पानीपत के युद्ध में मराठों के अहमद शाह अब्दाली से टकराव होंगे। तो ये था। और ये जो बिना बादशाह के अनुमति से कर लिया था ये समझौता इन दोनों भाइयों ने, तो इसके बाद क्या होता है कि बादशाह के साथ इनकी अनबन और बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि 29 अप्रैल 1719 को फर्रुखसियर की गला घोंटकर हत्या कर देते। 1719 को सैयद बंधुओं के द्वारा, इन्होंने ही गद्दी पर बैठाया। सैयद बंधुओं के द्वारा क्या होता है, गला घोंटकर फर्रुखसियर की गला घोंटकर फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है, फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मुगल इतिहास में पहला उदाहरण था कि जब किसी अमीर के द्वारा बादशाह की हत्या कर दी जाती। इससे पहले ऐसा कभी उदाहरण नहीं आता कि एक अमीर ने मुगल बादशाह की हत्या कर दी हो। ये पहला उदाहरण था। फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए किसको शासक बनाया जाता है, तो जैसे पहले ही आपको बताया कि रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया जाता है, रफ़ी-उद-दरजात को। और रफ़ी-उद-दरजात जो है ना शासक बनता है, और ये जो है सो कुछ दिनों के बाद क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है, क्षय रोग से मृत्यु। लेकिन फर्रुखसियर ने इसे दिल्ली में शासक बनाया था, रफ़ी-उद-दरजात को। तो ठीक इसी समय क्या होता है कि जो सैयद बंधु ने इसको शासक बनाया था, तो ठीक इसी समय क्या होता है कि सैयद बंधु विरोधी गुट के द्वारा, सैयद बंधु विरोधी गुट के द्वारा एक और शासक बनाया जाता है। सैयद बंधु विरोधी गुट के द्वारा एक शासक बनाया जाता है जिसका नाम है निकुसियर। क्या नाम है? निकुसियर को शासक बनाया जाता है। हालांकि इसका कुछ खास उल्लेख नहीं। और निकुसियर को ये लोग कहाँ शासक बनाते हैं, तो आगरा में निकुसियर को शासक बना डालते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये हो सकता है पीटी में कि जब सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया था दिल्ली में, ठीक उसी समय उसके विरोधी दल के द्वारा आगरा में किसे शासक घोषित कर दिया गया, तो निकुसियर को शासक घोषित किया गया था। और कुछ समय के मृत्यु के बाद क्षय रोग से ये मर जाते हैं, तो इनको भी कभी कभी याद रखेंगे। कभी कभी ये पूछता है कि किस रोग से इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? रफ़ी-उद-दौला शासक बनता है, रफ़ी-उद-दौला।
तो रफ़ी उद दौला भी कुछ समय के लिए शासक होता है। शायद इसकी मृत्यु जो होती है ना, पेचिस बीमारी से हो जाती है। पेचिस बीमारी से इसकी मृत्यु, इस बीमारी का नाम याद रखेंगे, कई बार पूछ बैठेगा कि किस बीमारी से इसकी मृत्यु हुई थी। पेचिस नामक बीमारी से। और इसे जो है शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर रखी थी। शाहजहां द्वितीय, ये शाहजहां सानी भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। रफ़ी उद दरजात के बाद, रफ़ी उद दौला के बाद जो चौथा शासक बनाया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा, सैयद बंधुओं के द्वारा, वो किसे बनाया जाता है? तो मोहम्मद शाह को बनाया जाता है। मोहम्मद शाह को बनाया जाता है। और मोहम्मद शाह की उपाधि जो है, एक टाइटल के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। जैसे बहादुर शाह प्रथम को आपने शाह बेखबर, जहांदार शाह को जो है सो आपने देखा है कि लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर, फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता था? तो फर्रुखसियर को फर्रुखसियर को जाना जाता था घृणित कायर के नाम से, घृणित कायर। तो ये मैच करने के लिए आ जाएगा। और यहाँ पर अब आपको मिल गया कि मोहम्मद शाह किसके नाम से जाना जा रहा है? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो मोहम्मद शाह था ना, ये किसका पुत्र था? यह जो था बहादुर शाह जो है प्रथम का ही पुत्र था। और इसका मूल नाम जो था, ये रोशन अख्तर इसका मूल नाम था। रोशन अख्तर क्या था इसका? रोशन अख्तर मूल या वास्तविक नाम जो आप कहेंगे, रोशन अख्तर इसका मूल नाम था। रोशन अख्तर मूल नाम था। और जाहिर सी बात है कि रोशन अख्तर मूल नाम था, तो मोहम्मद शाह की टाइटल एज्यूम करके या दे करके इसको क्या बनाया गया था? गद्दी पर बैठाया गया था, गद्दी पर बैठाया गया था। तो इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। और इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, वो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रमुख घटनाएं इसके समय की, कि इसके समय में दरबारी षड्यंत्र जो था चरम पर आ गया था। सबसे पहला दरबारी जो कॉन्स्पिरेसी थी, दरबारी षड्यंत्र चरम पर था। दरबारी षड्यंत्र चरम पर था। और ये जो दरबारी षड्यंत्र चरम पर था, तो खासकर इसमें सैयद बंधुओं के विरोधी दल सक्रिय हो रहे थे। सैयद बंधु के विरोध में, किसके विरोध में? तो सैयद बंधु के विरोध में। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि सैयद बंधु के विरोध में जो दल सक्रिय हो रहे थे, उसमें दो प्रमुख दल थे। जिसमें एक दल था, ईरानी दल था, जो इसके विरोध में कार्य कर रहा था। और दूसरा दल कौन था? जो तुरानी दल था, इसके विरोध में काम कर रहा था। तुरानी दल इसके विरोध में काम कर रहा था। तो इसी दरबारी कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है? इसी दरबारी कॉन्स्पिरेसी में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाती है। सैयद बंधु की हत्या, सैयद बंधु की हत्या कर दी जाती है। सैयद बंधु की हत्या। तो सैयद बंधु की जो हत्या होती है दरबारी कॉन्स्पिरेसी में, इसमें क्या होता है? जो है सो 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में क्या होता है कि हुसैन अली की हत्या कर दी जाती है। हुसैन अली की, सैयद बंधुओं में से हुसैन अली की हत्या 1720 में किसके द्वारा? ये हैदर बेग के द्वारा कर दिया जाता है। हैदर बेग के द्वारा। और कहाँ पर? तो आगरा के निकट जो है कर दिया जाता है, आगरा के निकट। और जब 1720 में जो है सो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुसैन अली की हत्या कर दी जाती है, हैदर बेग इसके जो है सो सीने में जो है सो खंजर डाल देता है, तो इसकी क्या हो जाती है? आगरा के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं पर यह भी लिखा जाता है, लिखा है कि दरबार में कुछ ये पढ़ रहा था, ठीक उसी समय जो है इसको मार दिया जाता है। लेकिन जब हुसैन अली की मृत्यु हो जाती है, तो ठीक इसके बाद इसका जो भाई था, वो कौन था? अब्दुल्ला खां जो था, वो क्या था? हम्म
तो इसके बाद इसका जो भाई अब्दुल्ला खां था वो भी बदला लेने के लिए निकलता है। जब वो उस समय क्या था, दक्कन में था, और जब बदला लेने के लिए निकलता है तो अब्दुल्ला भी क्या हो जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अब्दुल्ला खां पराजित कर दिया जाता है, खां पराजित, इसको क्या किया जाता है कि पराजित कर दिया जाता है, पराजित। और पराजित होने के बाद क्या हो जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार। और गिरफ्तार कर लेने के बाद क्या होता है कि 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में इसको क्या किया जाता है कि विष देकर इसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये जेल में था तो विष देकर इसकी हत्या कर दी जाती है, विष देकर हत्या। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास में जो ये किंग मेकर की भूमिका में थे, मोहम्मद शाह के शासनकाल में इनका अंत हो जाता है, दोनों भाइयों का। इन दोनों भाइयों के बारे में और विशेष जानकारी हम आपको देंगे अलग से। मुगल दरबार में जो गुटबंदी थे, किस गुट में कौन शामिल थे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दूसरा जो इसके समय की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं थी वो क्या था मोहम्मद शाह के समय में, तो वो था करनाल का युद्ध हुआ था। इसके बारे में अभी संक्षिप्त से बता देते हैं, लेकिन जब हम करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध एक अलग से इसमें हम सेक्शन बना देंगे कि उत्तरवर्ती मुगल में विदेशी आक्रमण, दुष्आक्रमण का कारण, किस तरीके से घटनाक्रम घटता है, उसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों को। लेकिन अभी इसके समय की ये घटना है तो जान लेते हैं। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में हुआ था। किसके किसके बीच, तो ये जो नादिर शाह था, जो ईरान का शासक नादिर शाह, और मुगल के बीच हुआ था, नादिर शाह और मुगल के बीच, यानी कि जो इस समय मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था उसके सैनिकों के बीच हुआ था। इसमें क्या होता है, मुगलों की पराजय होती है, मुगलों की क्या होती है, मुगलों की पराजय होती है, मुगलों की पराजय। और बहुत सारी इसमें लंबी कहानी है कि पराजय के बाद वो फिर दिल्ली आता है सादत खां के उकसाने के बाद, और दिल्ली में कत्लेआम करता है बहुत सारा, लगभग यहाँ पर जितने दिन तक रहता है वो उसकी शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन जाते समय वो जो सबसे प्रमुख चीज ले जाता है, वापस जाते समय शाहजहां के द्वारा जो मुगल सिंहासन बनाया गया था, शाहजहां का रत्न जटित मयूर सिंहासन वह लेकर चला गया। मयूर सिंहासन जो शाहजहां और उसके बाद मुगल बैठा करते थे, मयूर सिंहासन लेकर वो क्या होता है, चला जाता है, मयूर सिंहासन लेकर चला गया। दूसरा, तीसरा जो इसके समय की अन्य सबसे प्रमुख घटनाएं थी कि इसके समय में कई क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, इसके समय में कई क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए। और इसके समय में जो कई क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए उसमें एक राज्य जो स्थापित हुआ वो कौन था, बंगाल इसी के समय लगभग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को लगभग मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया। दूसरा जिसके समय में स्वतंत्र राज्य बना वो कौन था, अवध का संस्थापक कौन था, अवध का संस्थापक शादत खां उर्फ बुरहानुल मुल्क था। तीसरा इसके समय में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई, हैदराबाद। तो ये जो हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी किसने, निजामुल मुल्क ने की थी, निजामुल मुल्क ने इस राज्य की स्थापना की थी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि गंगा दुआब में रेहला सरदारों ने भी क्या किया था, अपनी सत्ता कायम कर ली थी। रेहला राज्य जो था, तो रेहला राज्य जो था वो कहाँ था, गंगा यमुना दुआब में जो ऊपरी भाग हो जाएगा गंगा यमुना दुआब में, रोहेलखंड का क्षेत्र, वहां पर इन्होंने अपनी राज्य कर ली थी कायम। तो ये 4 राज्य इनके शासन काल में ही स्थापित हुए। तो धीरे धीरे मुगल का जो एक तरीके से कहेंगे अभामंडल था वो धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहा था और क्षेत्रीय राज्य का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया था। तो इन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हम लोग अलग से भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर केवल हम ये जान लिए हैं कि इन राज्यों की स्थापना इसके समय में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो है सो इसके समय में जो अन्य चीज़ें होती है इसके समय में वो हमें ध्यान में रखना है कि जो तीसरी घटनाएं हो गई
चौथा जो मोहम्मद शाह का रंगीला का शासनकाल है, मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल है, इसके समय में कई मुगल वजीर बनते हैं। तो इसके समय में जो कई मुगल वजीर बने थे उसमें कौन कौन शामिल थे वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसके समय में जो मुगल वजीर बने थे, चौथा पॉइंट हो जाएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मुगल वजीर। तो इसके समय में जो मुगल वजीर थे वो कौन कौन थे मुगल वजीर? तो सबसे पहले इसके समय में एक मुगल वजीर के रूप में हमें अमीन खां का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? अमीन खां का। अमीन खां के बाद इसके समय में कुछ समय के लिए निजाम, जो हैदराबाद राज्य का संस्थापक था, तो निजामुल मुल्क भी जो था कुछ समय के लिए वजीर रहा था। और जब निजाम दिल्ली को छोड़कर दक्षिण भारत जाता है हैदराबाद राज्य की, तो वो दरबारी कॉन्स्पिरेसी से उग चुका था। वो सुधार चाहता था, लेकिन दरबारी कॉन्स्पिरेसी इतना था और मुगल बादशाह का खुद भी सुधार के प्रति कोई इच्छा नहीं था, इसलिए वो दक्षिण भारत चला जाता था। यहाँ कहा जाता है कि जो वजीरों की निष्ठा थी वो साम्राज्य से, निजाम का दक्षिण जाना, वजीर का निष्ठा जो साम्राज्य के प्रति था वो समाप्त हो जाना था एक तरीके से। फिर इसके समय में कुछ समय के लिए गाजुद्दीन खां जो है, गाजुद्दीन खां भी वजीर बनता है, गाजुद्दीन खां वजीर बनता है। फिर जो है सो कमरुद्दीन भी कुछ समय के लिए वजीर बनता है, कमरुद्दीन वजीर बनता है, कमरुद्दीन खां वजीर बनता है। तो इस तरीके से इसके समय की ये प्रमुख घटना है जो आपको याद रखना है। तो इस सेशन में हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला तक ही रखते हैं। अगला जो सेशन होगा उसमें हम शेष जो मुगल बादशाह उत्तरवर्ती उनको पूरा कवर कर लेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अपने ग्रुप में सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।